बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज़ देखने वालों को मेरी तरफ से और पब्लिक न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद सार हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त आप पब्लिक न्यूज़ पे देख रहे हैं। मैं हूँ अर्मिला हसन। ईद का दिन है जी और हम इसको आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये ईद कुर्बानी, इसार और मोहब्बत का नाम है और हमेशा ईद पर हमने यही पैगाम दिया है कि जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको मना लें। जो इनके घर आप कभी नहीं गए या बहुत अरसे से नहीं गए उनके घर चले जाएं, एक दूसरे को ईद विश कर दें और सबसे बढ़कर जो भी कुर्बानी कर रहा है, जितनी भी जिसकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक अपने इर्द गिर्द अपने घरों में काम करने वाले ख़ास तौर पे उन लोगों के हवाले से उनको ज़रूर याद रखें जो कुर्बानी करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना आप घर में गोश्त रख रहे हैं कोशिश करें उसमें से ज़्यादातर हिस्सा बांट दें और यही ईद का एसेंस है और इसको बरकरार रखें। आज इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करवाऊंगी और वो कहते हैं हमेशा कि गुलदस्ता है मेहमानों का जिनसे मुलाकात करवाते हैं ईद के दिन। आज हमारे मुल्क का एक बहुत जाना माना नाम, सियासतदान, वकील और इनकी जो ज़िंदगी है जद्दोजहद और तहरीक को जिस तरह से इन्होंने लीड किया 2007 की वकला तहरीक के हवाले से, इनका बहुत एक बड़ा नाम है, सियासी कद है। एतजाज़ एहसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जी सहाफ़त की जब बात होती है तो तज्ज़िये, तबसरे, ये सब हम सुनते हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स से सुनना जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हो, इन्होंने एज आ जर्नलिस्ट तो सर्व किया ही है लेकिन उसके साथ साथ ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं और आज पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जी और हमारे साथ जो हमारी अगली मेहमान है, सियासत से इनका ताल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ की ये रुकन है और सूबाई असम्बली की मेंबर हैं और आज नादिया फ़ारूक खर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। और ये ईद जी पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए एक डबल ट्रीट का बाइस है और वो हमारी एयरफोर्स और हमारी अफवाज की वजह से है क्योंकि इस बार जो ईद हम सेलिब्रेट करें उसमें खुशी हमारी दुबाला हुई है। जिस तरह से पाक फ़ज़ाइया हो, हमारी बड़ी फ़ौज हो, हमारी नेवी हो जिसने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है, हम महफूज ख़ुद को तसव्वुर भी कर रहे हैं। आज उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे साथ पहले भी हमारे शोज़ में आ चुके हैं, एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ जी मौसीकी की जब बात करते हैं तो मौसीकी का तड़का लगना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांसमिशंस में अली अब्बास के नाम से हम सब वाकिफ़ हैं, बड़ा खूबसूरत गाते हैं, बहुत सुरीला गाते हैं। अली अब्बास को भी हम खुश आमदीद कहेंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे चूँकि हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। इनकी जो सियासत है और इनकी जो कानूनी तौर पर इनकी जो गिरफ्त है बहुत सारे मामलात के ऊपर और जो तहरीक है जिसमें इनका किरदार बड़ा नुमाया रहा है। एतजाज़ एहसन साहब, इट्स एन ऑनर सर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? बस उर्मिला खैरियत से। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए, ईद के दिन आपने हमें टाइम दिया। सब वैसे तो हम ये बड़ा क्लीशे से सवाल है कि ईद कैसी गुजरती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कुर्बानी इस ईद के ऊपर और ज़ाहिर है मर्द हजरात, अभी हम यही बात कर रहे थे कि उनकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है सीट पे, तो आप अब इस जिम्मेदारियाँ किसको ट्रांसफ़र कर चुके हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो कुर्बानी की एक लिहाज पे मेरे पे ही होती है और मैं इसमें बड़ा सारा बोझ और भार जो है वो बाकी सब का अपने ऊपर ले रहा हूँ। अच्छा। अपनी सारी फैमिली में मैं अपने हम जुल्फ़ों को और ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सब के। क्या बात है। क्योंकि मैंने इस दफ़ा भी कहा है कि कोई कुर्बानी ना दो, गज़ा के बच्चों के फंड में पैसे दो वेरी इम्पोर्टेंट। और करवा के इसी तरह के गज़ा के बच्चे मर रहे हैं भूखे, उनको इतना इतना चुल्लू बार सूप नहीं मिल रहा, शोरबा नहीं मिल रहा और हम मौजें उड़ा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं। हमें, मैं आपको उर्मिला बताऊं, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। ये सरकार को, पाकिस्तान की सरकार एक इस्लामी रियासत है, हम अपने आप को कहते हैं, हमें एक इज्तिहाद करना चाहिए, इज्तिहाद होना चाहिए। इज्तिहाद किन बातों पे होना चाहिए कि हम उम्रे कितने कर सकते हैं और कितने हैं। यहाँ लोग 10-10 उम्रें साल में करके आते हैं, उससे क्या है
उनको पता नहीं कुछ वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो उसने फैसला करना है। वो पाकिस्तान का बड़ा कीमती जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसको खर्च करके आ रहे हैं। और ये इधर इसी तरह हज पे बहुत हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता है, जो हाजी जाते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई हाजी को जाना है, आप कौन होते हो रोकने वाले। मैं समझता हूँ कि इस पर इत्तेहाद इस पर भी होना चाहिए। आप करें फैसला जब आप बजट बनाते हैं कि आप एक गरीब मुल्क हैं, दुनिया में धत्कारे हुए हैं, गुर्बत यहाँ 8 करोड़, ये आधा उससे हुआ तकरीबन 8 करोड़ इंसान यहाँ सतह गुर्बत के नीचे हैं। उनको खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, उनको बच्चे भूखे सोते हैं ये पार्कों में और फुटपाथों पे। अब उनके और हम रेस्टोरेंट देखो जो हाई एंड रेस्टोरेंट है, उसमें जगह आपको नहीं मिलती और फिर आप इतना खाना वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। तो हमारी जो ये बिगड़ी भी आते हैं ना, इसको कुदरत ने कभी नहीं बख्शना। और मैं ये कहता हूँ हज पे आप फैसला कर लें एक कि हमने फ़र्ज़ कीजिए इस दफ़ा 40 अरब रुपए का ज़र मुबादला जो है फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा हमने खर्च कर। अब उसके आप बना लें कितनी हाजी जा सकते, उनकी कुरानदाजी करा दें, इंसाफ करें। जो नीयत से बैठा है कि मैं जाना चाहता हूँ खाना काबा, उसकी नीयत वो रहे उसकी लिए। पर जिससे हम कह लेते हैं जी बुलावा नहीं आया, बुलावा नहीं आता किसी का, तो वो कोई मतलब है जन्नत में और दोज़ख से खारिज तो नहीं हो जाता। अब ये करें, वो 40,000 अगर राजी हो, आजकल 2 लाख के करीब चला जाता है फिगर पाकिस्तानियों का, पर उसको आप 40,000 पर रिस्ट्रिक्ट और उनके और इंसाफ रखने के लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि किसी को ज्यादती हुई है, किसी फेवर किया कि आप कुरानदाजी करें। बिल्कुल सही। आप ये जो उम्रा है, उम्रा पे जाने पे 1000% टैक्स लगाए। वो जाता है, लड़ भिड़ के जाता है तो जाए, वरना उसको आप लोगों को इससे मतलब है इस तरह के ज़िया से गुरेज करने को कहे। अब होता क्या है, हज और उम्रा ये वाकई तबकाती अंदाज से, मार्क्स क्या कहता था, हर चीज़ में तबकाती एक इम्तियाज़ होता है। जो हज है वो उम्रा का है, वो जाते हैं 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, खाना काबा उनके वहाँ नीचे नज़र आ रहा है। जो ये सऊदी गवर्नमेंट ने जिस तरह उसमें बिल्डिंग्स बना दी हैं ऊंची ऊंची, और खाना काबा पीछे उनमें से छोटा सा होटल्स में नज़र आता है। अब वो ये सारी शान जो है, शान और शौकत, ये इब्न सऊद की है। ये अल्लाह मियाँ की इस तरह से शान नहीं बनती जी अल्लाह मियाँ की जाहो जलाल हो जमाल हो कमाल उसमें नहीं है। अल्लाह मियाँ ने तो फरिश्तों को हुक्म दिया था इकबाल के मुताबिक, वो उस नज़्म में जिसमें जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, उसमें ये भी कहते हैं अल्लाह, मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना। वाह वाह वाह। वो तो मट्टी के हरम में रहने वाला है और वहाँ से उसको पहचाना जा सकता है। ये इन्होंने बना के इमारतें, उनमें डिज़ाइन गोल्ड जितना उनको अरबों को पसंद है। मुझे तो समझ नहीं आती इतना सोना देख के क्या, हर अल्लाह का नाम सोने में लिखे हुए हैं। और ये चीज़, इससे एक तहरीक पाकिस्तान में चलनी चाहिए, तहरीक होनी चाहिए कि आप
उम्रा वो करेंगे तो उस पर 1000 गुना उस पर ड्यूटी ली जाएगी आपके टिकट, और जो आप अखराजात उस पर, और हज पे ये इत्तेहाद करें। मैं नहीं कहता हूँ मैं फाइनल वर्ड हूँ, पर ये लोगों को जो इल्म रखते हैं शरा का, शरीयत का, वो उनमें से भी बहुत सारे करप्ट लोग हैं, और जो जाके रूत हिलाल में बैठे होते हैं वो ये हमारे तमाम मेहमानों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आई है एतजाज़ साहब आपकी इस बात के ऊपर, ये जो भी आपने बात की है। नहीं, अंधों को चांद नहीं मिल रहा होता वो कैसे मिलेगा? एतजाज़ साहब, अच्छा अभी ये जो हम बात कर रहे थे, अब चूँकि हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद हैं, हम इस पहलगाम वाक़े के बाद जो पाकिस्तान का एक पूरा एपिसोड रहा, जिस तरह से हमने रिटालिएट किया, ये उसके बाद इस नेशन ने जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया, अब ईद में उसकी खुशी जो कह लें दुबाला हो गई है कहीं ना कहीं। खुशी तो बहुत है, और हमारे जो हवाबाज हैं उन पे हमें फ़ख्र भी बहुत है। बेशक। और बाकी फ़ौज ने भी बहरहाल सबकी खड़ी रही अपने मोर्चे में, अपने कंबाइंड एफर्ट है, जहाँ भी उसको खड़ा होना था, रहना था, और उसने भी उसको दुश्मन को पसपाई दी। गो ये 4 दिन की लड़ाई, हम आपको बताएं, हमारी कौम के को अगर लड़ना पड़ गई कोई बाकायदा लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 5 साल पे मुहित थी, और उन 5 सालों में वो मतलब है इतनी दुनिया कि इंडिया से भी सोल्जर जा रहा है, और बर्मा से भी जा रहा है, और जापान से भी आ रहे हैं, और वो लड़ाइयाँ, मैदान, वो कौमें जंगें लड़ के वो कौमें बनी है। वियतनाम आप जाएं, हमारे से बहुत बेहतर है, और वियतनाम का ज़रा ज़रा बम गिरा दिया था। बिल्कुल। ये कौम जो एक बन रही है ना, बनेगी, जो बचेंगे इसमें से। और ये मैं आपको बता दूं, ये सोच जो है ना, नेपोलियन ने कहा था, नो आर्मी कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। अब ये फ़लस्तीनियों ने एक तारीख लिख दी, वो एक कौम बनेगी, सही कौम। उसके साथ जो खड़े होंगे, अब सारे मुस्लिम ममालिक वो आपके बच्चों, पोतों, नवासियों के ऊपर वो जो है नेतन्याहू बेवजह आजकल बमबारी कर रहा है। वो तो लड़ ही नहीं रहे, आजकल तो सिर्फ नस्ल कुशी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जंग नहीं हो रही, जंग होती जो अगर उधर से हमास भी लड़ रही होती है, कोई उनका ख़त्म वो नज़र ही नहीं आ रहा, ये बम फेंके आ रहा है। ये हमसे भी हो सकता है। बहरहाल जो इस वक्त ये मार का 4 दिनों में मारा है हमारी अफवाज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने, भाई सर बुलंद कर दिए हमारे, बेशक सर ऊंचे कर दिए। और इसमें मुझे एक यही एतराज़ था, मैंने पहले दिन ही किया कि फ़िज़ाइया को, अब तो बैठे हुए हम, फ़िज़ाइया को इनको क्यों नहीं अहमियत दी, और बरी अफवाज को क्यों ज़्यादा मिल रही है। मैंने तो टीवी पे आके कहा, और इस पर एहतजाज नजर, वैसे खुशी थी कि हमारी बड़ी फ़ौज भी बड़ी अच्छे अंदाज से निकली, पर फ़िज़ाइया ने वो जो 1965 वाली जंग थी उसमें भी कलीदी किरदार अदा किया। तो हम इनके ममनून हैं, और कौम सारी ममनून है, डेफिनेटली कौम सारी ममनून है। पर मैं ये कहता हूँ, इस सारी खुशी और ममनूनियत में गज़ा के बच्चों का वो उनको मार पर मार, और सारे मुसलमान ममालिक कोई एक भी
तैयार नहीं है गजा का किसी वक्त नाम भी लेने पे। और ट्रंप साहब इनमें भून गया है और इनको वहाँ वॉशिंगटन पहुँच के इनको बुरा भला कह रहा है, इनकी कोई कदर ही नहीं कर रहा कि ये मेरे साथ मायदे करने के लिए, तो हर वक्त मायदे करने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह हम जंग नहीं डील ही करना चाहते, जंग से हम भागते हैं। सही। और मुसलमानों के उसने कैरेक्टराइज इस तरह कर दिया, वो नेतन्याहू के साथ बराबर का शरीक है फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो डील इस तरह कर गया। वो एक तस्वीर थी ये इसमें नेशनल ज्योग्राफिक में, वो तस्वीर है कि एक विल्डर बीस ये हिरन होता है और हिरन और नील गाय के मतलब दोनों के दरमियान समझे, वो अफ्रीका में बहुत पाया जाता है और उसकी फिर माइग्रेशन होती है, वो बिल्कुल एक सही। तरफ से हिजरत करके दूसरी तरफ जाता है। उसको शेर चीते बीच में उनके लिए वो खुरा। अब एक तस्वीर एक फोटोग्राफर ने ली है, वो एक शेर, दो शेर एक हिरन को, इसको विल्डर बीस को गिरा के और नोच नोच के खा रहा है। ये देखिए बड़ी अजब बात और खौफनाक बात है कि नेचर के जो डेथ होती है, डेथ कम्स, यू आर ईटन अप व्हाइल यू आर अलाइव। वाओ। आप जिंदा हैं और आपको यहाँ से नोच बकरा ये हिरन का कोई एक शेर चक मार रहा है, बच्चे सही। यहाँ चक मार रहे हैं, आप जिंदा हैं। वो विल्डर बीस्ट, वो शेर विल्डर बीस्ट को लेके दो खा रहे हैं और विल्डर बीस्ट सारे कोई 200 गज दूर पूरे सर्कल में खड़े होके देख रहे हैं। That was a very ये इस्लामी ममालिक हमारे। That's unfortunate. मीर साहब, इन्होंने गज़ा और फ़लस्तीन का जिक्र किया। ज़ाहिर है हम एज ए नेशन हम इस पे बात कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, लेकिन वही बात जो भी एतज़ाज़ साहब ने की, मैं चाहूँगी इस बात को आप आगे बढ़ाएं क्योंकि ईद का त्यौहार है, हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। एतज़ाज़ साहब ने बिल्कुल सही बात की है। ये लोग जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, ये उनके साथ तजारत कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और ये नहीं देख रहे कि वो मुल्क किसको सपोर्ट कर रहा है और गाज़ा के अंदर क्या करा रहा है। आज वो बात करता है कि कश्मीर पे भी हम करेंगे, 78 साल तो तुमने किया नहीं, तो आज तुम कहाँ से करोगे। ऊपर से लॉलीपॉप इंडिया को भी देता है, हमें भी देता है, हम ट्रेड बहुत ज़्यादा करेंगे। मैं एक आप कह लो कि एक कोट है, इससे हमें बाहर आना है। वो कहते हैं गॉड एंड द सोल्जर ऑल मैन अडोर in times of danger and not before. When the danger has passed and all things righted, God is forgotten and the soldier slighted. ये हमारा एक स्टैंडर्ड SOP हुआ है। We should stick to what we are and what we should be doing. मुस्लिम उम्मा भी ये गाज़ा पे तो बात करता नहीं है। I don't believe in this Muslim उम्मा at all. आपके सामने अभी ये ज़ाह साहब ने बात की, उसने जाके बेइज्जत कर दिया पूरे मिडल ईस्ट को कि जो मैं कहूँगा ये करेंगे, यू वांट टू डू इट आवर वे एंड दैट वे। अब मुझे बताओ इनकी क्या इज्जत है यार, क्या इज्जत है इनकी। एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है और तुम उसको ज़्यादा सपोर्ट करो, दूसरे बनने की कोशिश कर रही है वो, तुम आपस में उलझ गए हो। ईरान, वो ईरान को भी बिल्कुल वो आप कह रहे हो कि उसको म्यूट करने की कोशिश कर रहा है हर चीज़। तो यहाँ हमें एक नेशनल यूनिटी चाहिए और यूनिटी नहीं है, बिल्कुल यूनिटी नहीं है। हम वो यार, मैं तो कायद आज़म पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ और एडमायर करता हूँ कि पाकिस्तान जब बना था वो 3 चीज़ें कह गए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तीनों चीज़ें गायब, ऑनेस्ट टू गॉड। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए, इनकलकेट हो जाए, तो मैं समझता हूँ पोटेंशियल हमारे अंदर सब हर चीज़ है। बिल्कुल हमारे अंदर हर चीज़ पोटेंशियल है। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये इसलिए हम मार खाते हैं कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपने कोई वज़ीर आज़म को देखा है कोई इज़्ज़त के साथ निकला हो? बता दो मुझे। कोई एग्जाइल में चला गया है, किसी को फांसी लगा देते हो, किसी को टॉपल कर देते हो, किसी को
कोई है इंसान का? मुझे बता दो, आप हिस्ट्री बता यू दो। सो राइट कि हमारे इंटरनल रियादी से भी जो मीर साहब बात करें कि हमने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को इतना हावी किया है। अभी हम जैसे आगे फर्दर बात भी करेंगे कि जो चीज़ अभी हम यूनिटी और स्ट्रेंथ जो हमने इस सारे एपिसोड पे एक साबित की है, बट एट द सेम टाइम हमारे इंटरनल इश्यूज इतने हैं कि हमें उनको भी सॉर्ट आउट करना है। सिर्फ ये एक चीज़, इस पर हम अपने बाकी तमाम तर चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ सकते। जिस तरीके से हमने इस जंग में यूनिटी दिखाई है, एक साथ में हम मिले, हम इस जंग को जीता है, पूरी दुनिया ने देखा है। जब तक हम एक नेशन नहीं बनेंगे ना, हम आगे चल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से हमारे इंटरनल लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हुए हैं और जिस लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं, या मैं मुल्क को अच्छी तरफ जाते हुए नहीं देख रही, मैं अपने मुल्क को बहुत गलत वे से जाते तो हुए ये देख रही पॉलिटिकल हूँ। स्टेबिलिटी कैसे आएगी आपके ख्याल में? मेरे ख़्याल से यहाँ पर सबको जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की जंग में अपनी ज़ाती सियासी अना को आपको साइड पर रख कर एक टेबल पे आप बैठे और आप एक कौम की शक्ल में आपने ये जंग लड़ी, जब तक आप साथ नहीं बैठेंगे और इस पर प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाएंगे, कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, आप मिल बैठ कर बात नहीं बातचीत के बगैर हल करेंगे, हाँ, नहीं है। मज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन मज़ाकरात ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी का या किसी एक लीडर को आप प्रायोरिटीज़ पे रखेंगे, आप उनको अहमियत देंगे या आप अपना ज़ाती अहमियत को मफाद प्रायोरिटीज़ रखेंगे देंगे आगे। तो नहीं, इस तरह नहीं होगा। सबको एक जब साथ- टेबल टॉक हाँ। होती है तो फिर इक्वली होती है, फिर वो एक फैमिली की शक्ल में होती है, फिर आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जब आप मजाकरात करते हैं तो फिर गिव एंड टेक्स भी होते हैं और फिर आपको दूसरे का भी ख्याल करना पड़ता है और मुकाबले की जब आप इक्वल बैठते हैं उसकी सतह पर फिर बात होती है मजाकरात की। जब तक हम वो सारा गुस्सा, सारी अपनी ज़ाती अना को छोड़ के साइड पर रख कर एक टेबल पे नहीं बैठेंगे अपने मुल्क की खातिर, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप यहाँ पर कश्मीर की बात नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर इसराइल की बात नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर गज़ा की बात नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर दहशत गर्दी को ख़त्म करने की बात नहीं करना चाहते। आप करते हैं लेकिन वन वे करते हैं, वन वे नहीं होता है ना, फिर सबको साथ लेके चलना चलना होता है। ठीक हो गया। चलिए गायद चिश्ती साहब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद, सर अभी एतजाज़ साहब ने बात की कि हमने फ़ज़ाइया को सेलिब्रेट किया है, हम तो इस पर बार बार कह रहे हैं कि हमें सबको प्राउड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि दो की सारी फोर्सेस की एक कंबाइन एफर्ट है। लेकिन हमने इस सारे एपिसोड के अंदर हमारे जो औरंगज़ेब साहब हैं बड़े वायरल नज़र आए और बड़ा हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उनको बड़ा प्रेस किया जा रहा था और फिर भी हम ये बात कर रहे थे। अब जब आप लोग फोर्सेस में होते हैं और इस तरह की कोई मोमेंट आती है, हाउ डू यू गाइस फील अबाउट इट? मुझे इस बात की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जाहिर है ही इज़ अ फैमिली मैन, उनकी फैमिली होगी, सारा कुछ होगा, एट द सेम टाइम पीपल आर यू नो क्रशिंग ओवर हिम के ऑल द सोशल मीडिया इज फुल ऑफ मीम्स एंड ऑल दैट। इनके साथ वो सवाल लिख के सप्लीमेंट्री है, विद और विदाउट अ अंगूठी। विद और विदाउट अंगूठी पहननी पड़ी। बिल्कुल जी। ये एक्चुअली मेरा ख्याल है मैं सारा वो लेता हूँ, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब वाज अ सिंबल। पीछे उसके मेरा ख्याल है लव एंड अफेक्शन है इस कौम की, इन द ट्रू सेंस। एक एडमिरेशन है जो एजाज साहब भी कह रहे हैं, पीजे साहब भी कह रहे हैं, नादिया भी कह रही हैं कि वो जो मोहब्बत है ना, इट्स अ, क्योंकि वो सामने नजर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली एक एग्जिबिट करने का या मैनिफेस्ट करने का उनको सबको यही एक तरीका मिलता है। उनकी तस्वीरें आ गई, लोगों ने ढूंढ ली सोशल मीडिया से, इसमें कोई शक नहीं है। भाई लोगों की स्टॉकिंग स्किल्स की भी दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं उनकी कौन सी जो पुरानी तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर आई हैं, वो निकाल ली हैं। तो ये वही मैं कर रहा हूँ कि एडमिरेशन है। लेकिन ऑन द सीरियस नोट देखिए, इज़ाज़ साहब ने भी कहा कि गाज़ा को नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बेबसी देखी उधर, और पीजे साहब ने कायद आज़म का रेफरेंस दिया। मैं 20 साल से लेक्चर्स देता हूँ कायद आज़म की लीडरशिप पे, तो मैं दोनों चीज़ों को लिंक करता हूँ। देखिए कायद आज़म वो विजनरी लीडर थे। आज एयरफोर्स का देखिए जो पोजीशन है, वो कायद आज़म 1948 13 अप्रैल को कायद आज़म शदीद बीमारी के बावजूद एक ही मिलिट्री अकेडमी उन्होंने विजिट की थी, तीनों सर्विसेज की, विद ड्यू रिस्पेक्ट। वो एयरफोर्स अकेडमी थी, उसका स्कूल होता था, फिर कॉलेज अपग्रेड किया, और वहाँ जाकर उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा, मैं कोशिश कर दूँ उर्दू ट्रांसलेशन। कायद आज़म ने कहा, अब पहला जुमला नोट कीजिएगा, कायद आज़म ने कहा कोई भी मुल्क कमज़ोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन के निशाने पर होता है। 1948, ज़रा इमेजिन करें, एयर पावर को इतनी ग्रो नहीं की थी। उन्होंने कहा कोई भी मुल्क कमज़ोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन के निशाने पर होता है। पाकिस्तान को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपनी फ़िज़ाइया मजबूत करे, जो दुनिया में
किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो, इट शुड बी सेकंड टू नन, अंग्रेजी में कहा उन्होंने। Yeah. देखिए हम तो उनका लेगेसी कैरी ऑन कर रहे हैं। यहाँ तक जो है वो ट्रेडिशंस हैं, एयर मार्शल असर खान से लेकर एयर मार्शल नूर खान से लेकर वो लीडरशिप है, और आज की लीडरशिप को भी ट्रिब्यूट जाता है जिन्होंने एग्रेसिवली टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व किया। बट क्लोजिंग कमेंट, मतलब इसका सारे का जो आपने कहा था, नादिया भी यही कह रही थी, देखिए कौम जितनी यूनाइटेड अब है बहुत अरसे बाद है। Yeah. इट्स अ ड्रीम, इट्स अ विश जो सबकी थी पहले, कौम यूनाइटेड हो और अब जाए। यही टाइम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें रोज़ाना कौम को यूनाइट करने के लिए जंगें नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल इट्स ऐसा अ है। ह्यूज प्राइस। Yeah. उन शोहदा से पूछें जो हमारी तरफ शहीद हुए, जो हमें जाके ऑब्वियसली टारगेटिंग करनी पड़ी, नॉट बाय चॉइस। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो चाहे कोई भी किसी फील्ड का भी हो, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, आई थिंक ऐड वैल्यू टू द Very प्रेजेंट important, सिचुएशन। very important. जो ऐड वैल्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन, बजाय हम कहें कि अच्छा वो जंग भी लड़ी थी हमने, आओ दोबारा से शुरू करते हैं हम पहले जो हम कर रहे थे। तो हो गई यूनिटी, क्रेडिट गोज टू मोदी, उसको 2 क्रेडिट जाते हैं, एक उसने राफेल ना खरीदा तो हम क्या मारते, और दूसरा उसने हमें यूनिटी दे दी है। तो इस दोनों का फायदा उठाए, एक तो एयरफोर्स ने फायदा उठा लिया, कौम भी फायदा उठाए उसका। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, अली अब्बास भी हमारे साथ हैं, अली से हम कुछ सुनेंगे भी। देखते रहिए ईद एसार। अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा रहे हैं अपनी आवाज़ से। खालिद चिश्ती साहब, जैसे भी हम जिक्र कर रहे हैं, ड्यूरिंग सर्विस बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान को कहीं ना कहीं याद रह जाते हैं। आपको कोई ऐसा वाक़या याद हो जो आपके लिए बड़ा मेमोरेबल हो? मेरी अपनी के तो कई हैं, लेकिन मैं एक ट्रिब्यूट के तौर पे एक वॉर हीरो का जिक्र कर देता हूँ लाइटर नोट पे। 71 की वॉर थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एयरफोर्सेस में एक पायलट है जिन्होंने 2 जहाज़ों को मारा, कंफर्म। उनका नाम है विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा। मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री भी उन पर बनाई अपने शौक में, तो वो सुनाते हैं, वो हैरान कौन है। मैं आज एज ए फाइटर पायलट रिलेट करता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये किस स्टील नर्व के लोग थे, और आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम 71 की जंग में जाते थे तो श्रीनगर पर रोज़ाना हमें बमबारी करनी पड़ती थी, रनवे पर जाके तबाह करते थे। और रनवे को तबाह करने का मकसद होता है कि टेक ऑफ लैंडिंग ना हो, लेकिन ज़ाहिर है दुश्मन ने भी अपनी ग्राउंड मशीनरी तैयार की होती है। अगर रनवे पे डैमेज होता है या क्रेटर पड़ जाते हैं तो रनवे को रिपेयर कर लिया जाता है। तो एवरी डे उनको जाना पड़ता था टू डिस्ट्रॉय द रनवे अगेन। रिस्की होता है मिशन। तो वो कहते हैं हमें बड़ा गुस्सा भी आता था कि ये रिपेयर हो जाता है रनवे, तो वो लोकल एक गैरिजन इंजीनियर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसने ये फिलअप करना होता है। और श्रीनगर एयरफोर्स में ज़ाहिर है उनका कोई गैरिजन इंजीनियर होगा, हमारी तरफ भी होता है। तो कहते हैं हमारा एक दोस्त कार्टूनिस्ट था, उसको बड़ी अजीब सी सूझी, नॉन सीरियस, आप देखें इतनी सीरियस जंग हो रही है जिसके अंदर हम जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, नीचे से फायरिंग्स होती थी, वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और गन्नें चलती थी। तो कहते हैं उन्होंने, कार्टूनिस्ट था, उसने पोस्टर बनाए और उसका नाम पे उसने लिखा गैरिजन इंजीनियर को कि गैरिजन इंजीनियर, अगर तुमने अब रनवे रिपेयर किया तो अगले मिशन में तुम्हारा घर बॉम्ब करेंगे। ओह गॉड। तो वो पोस्टर उन्होंने जहाज में, अब आप ये देखिए जहाज के अंदर स्पीड ब्रेक होता है जो एक स्पीड को कम करने के लिए होता है, वो वैसे बंद रहता है, बिल्कुल सही है। उसके अंदर उन्होंने पोस्टर उसके अंदर यानी ब्रेक खोला, स्पीड ब्रेक को उसके अंदर दबा दिए। कहते हैं हम रनवे पे गए, बॉम्ब फेंके और फिर जाके स्पीड ब्रेक खोल के पोस्टर फेंक दिए। आई कुड नॉट। मतलब उन्होंने अपनी स्किल को उसके साथ बिल्कुल जोड़ा। वाओ। तो मैंने वो कार्टून भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, तो मैं हैरान था कि क्या, जिसको कहते हैं ना लाइन हार्टेड लोग थे। और मैं उनसे पूछा कि क्यों इतना फन आपको जंग के दौरान कैसे सूझ जाता है, मतलब इतनी सीरियस चीज है इतना। और ये भी ज़हन में आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि स्पीड ब्रेक का मतलब है स्पीड ब्रेक करने के लिए, यानी कि आप उस वक्त निकलना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, वो उल्टा स्पीड कम कर रहे हैं ताकि वो स्पीड ब्रेक। झटका भी लगता हो, झटका भी लगता है, जी जी बिल्कुल। एयर फ्लो रुकता है ना वो, बिकॉज एयर फ्लो को रोकता है वो, बेसिकली एक झटका लगता है, जहाज की स्पीड कम। जब नीचे से आपकी फायरिंग हो रही है, आप स्पीड ब्रेक खोल रहे हैं अपने, लुक एट द हार्ट। और वो पोस्टर गिरे तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे आप लाते हैं। उन्होंने कहा हम ट्रेनिंग इतनी टफ करते हैं कि हमें नहीं लगता था हम कोई स्पेशल मिशन पे जा रहे हैं। ये आज भी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो फाइटर पायलट जाते हैं, मेरी इनसे बात हुई तो वो कहते हैं हमें लगता था कि वही है जो हम 40-50 जहाज़ों का हम प्रैक्टिस करते रहते हैं 60-70 जहाज़ों के खिलाफ पीस टाइम में। ओके। और जो अभी हुआ 8 तारीख की सुबह को 12-1 बजे, उन्होंने कहा हमने समझा वही मिशन है जैसे हम रात को करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि वर्ल्ड वॉर को लोग रिलेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जंग थी। देखिए वर्ल्ड वॉर में दिन को लड़ा जाता था, वर्ल्ड वॉर में पॉकेट्स में लड़ा जाता था, वर्ल्ड वॉर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं थे जो आप 200 किलोमीटर दूर एक तो मार से विजुअली मारते थे आप। डॉग फाइट का मतलब ये है, तो लिटरली आप देखते रहते। तो उससे कोई मैच नहीं आज तक एविएशन हिस्ट्री में कि तकरीबन 110 जहाज़ हों, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे हों और 500 मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज
150 से 200 किलोमीटर अपने अपने बॉर्डर में रहते हुए लड़ाई होगी। ये यूनिक एक डिस्टिंक्शन है वाह। जो इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी आने वाले वक्त में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एजाज साहब, अभी जैसे खालिद चिश्ती साहब ने बात की है, ये वो वाक़यात होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद रह जाते हैं। इन्होंने तो एज ए ट्रिब्यूट बताए, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो जब आपने कोई जंग देखी हो या तहरीक के दौरान कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक याद हो? काफ़ी मकामात ऐसे हुए हैं ज़िंदगी में। मैंने बड़ी रियासती मशीनरी से मार भी खाई है और कैद बंद भी देखा है, लंबी लंबी कैदें, और बड़े छोटे लोगों को बहुत बड़े कारनामे करते देखा और बहुत बड़े लोगों को बहुत छिछोड़े अंदाज में देखा। मैं समझता हूँ कि हमारे वर्कर्स को ज़ियाउल हक ने बिल्कुल तबाह करने की बुरी एक उसकी मिशन थी कि पीपल्स पार्टी को तबाह करना है, और उसका इक़्तिदार तभी संभलेगा जब पीपल्स पार्टी उस वक्त ऑब्वियसली 77 में बहुत पॉपुलर पार्टी थी और मुल्क की एक और लीडरशिप भी बड़ी डायनामिक थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उसमें मैंने जो देखा, जो जिस पे हैरत हुई कि पीपल्स पार्टी के एक कारकुन को कोड़े मारे जा रहे, और कोड़े मारने का 10 कोड़े जिसको लगने होते थे, वो जो कोड़ा जिसको लगना है वो कोई 30 फुट 40 फुट उसमें डिस्टेंस है, और जो कोड़ा मार रहा है, जो कोड़ा है, वो एक लंबी सी इसकी ये छड़ी तो नहीं कहनी चाहिए, एक लंबी सी रस्सा है चमड़े का और तेल लगाया हुआ है उस पर, वो स्विश करके जिस तरह वो कोई काउबॉय का होता है, विप, वो विप होती है, विप, वो आके मारता है उसको और बैक पे, और वहाँ से खून एकदम छींटे निकलते। और ये नौजवान, मैं उस वक्त चूँकि उस जेल में था, उसके सामने मेरे सामने नहीं हुआ, जेबी नहीं, जेबी के भी जहांगीर बदर को भी कोड़े लगे उसे, पर मैं उसमें पर आवाज़ आती थी, ये कोड़ा था, और फिर आवाज़ आती थी जिए भुट्टो। ये इंथुजियाज्म था, ये स्पिरिट था। दैट्स अमेजिंग। चलें जी, हमने इस ट्रांसमिशन को अभी अगले घंटे की तरफ भी जाना है। मैं चाहूँगी हमारे मेहमान चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, एक मैसेज हम इनसे लें। आज ईद का त्यौहार है, खालिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते, कोई भी मैसेज देना चाहें इस ईद के मौके पे हमारे देखने वालों को। मुबारकबाद का जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एजाज साहब ने बड़ी बात कही थी कि हम जो प्रिविलेज लोग हैं वो अपने मुल्क में ही अगर गाज़ा तक नहीं पहुँच सकते तो अपने लोगों में अंडर प्रिविलेज जितने लोग हैं, ये अपना एज ए कह लें कंपनसेशन या अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के सेंस में उनकी तरफ भी देखें। अगर किसी तरह उनको उनकी ईद, उनकी खुशियाँ, उनकी वेलबींग, उनकी जो डिप्रीविएशन है उसको अपलिफ्ट कर सकें किसी तरीके से, इवन बात कर लेने थे। ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ आपने फाइनेंशियली करना होता है, किसी के पास टाइम देने से, किसी बुज़ुर्ग के पास जाके बैठ जाने से, मतलब उनको वैल्यू कर सके, तो मेरे ख्याल दिस इज़ अ ग्रेट डे। लवली। नादिया, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज ईद का दिन है और ये बहुत बड़ा दिन है, तो यकीनन मैं कोई पॉजिटिव बात करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर हमारी यूथ को और हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो जी ईद मुबारक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी बहुत खुशी का वक्त है, तो प्लीज़ हमने एक बहुत बड़ी जंग हमें एक फ़तह हुई है, तो यहाँ पर सब अपने अपने दिल बड़ा करें और सब एक साथ बैठें, और इस टाइम ज़ाती मफाद को छोड़कर हमारे मुल्क पाकिस्तान जो एक हमारा मुल्क है, हम सब का मुल्क है, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, उसका देखें कि हमने उसको आगे कैसे लेके जाना है, हमने उसको कैसे बढ़ाना है। जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एजाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो
एक बात ये करता हूँ जिसकी इस कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ना वो हथियार है, ना वो कोई दौलत है, ना वो कोई IMF के अकाउंट्स में हमारा कोई, एक चीज़ की ज़रूरत है इस कौम को, वो है कि अपने से इख्तलाफ हो किसी को, अपने से मज़हब किसी का मुख्तलिफ हो, अपने से मसलक किसी का मुख्तलिफ हो, अपने से दलील किसी की मुख्तलिफ हो, अपने से मतलब एक आदर्श किसी के मुख्तलिफ हो, गोल्स किसी के मुख्तलिफ हो, बर्दाश्त बर्दाश्त। बर्दाश्त बर्दाश्त और बर्दाश्त। वाह, खूबसूरत मैसेज। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? बहुत अच्छी बातें, और यही मेरा भी मैसेज है। और बस खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और एक चीज़ मैं एंड पे अपने मुल्क के लिए एक तराना जो मैंने किया हुआ है वो पेश करूँगा, और मैं चाहूँगा अगर आप भी ज्वाइन करें मुझे। ज़रूर ज़रूर। ईद इसार में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। पब्लिक न्यूज़ की एक खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया हमारे मुल्क का जाना माना नाम है, शायरी को एक नई जहत से मुतारिफ़ करवाया है इन्होंने। रहमान फ़ारिस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक कि आप तशरीफ़ लाए। तो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, PJ मीर साहब हैं, खालिद चिश्ती साहब हैं, नादिया हैं, रहमान हैं। मीर साहब, हम जब गुफ्तगू कर रहे थे, ज़ाहिर है ईद बड़ा डिफरेंट एक त्यौहार इस हवाले से भी होता है बिकॉज़ मौका मिलता है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से निकल के, बिकॉज़ आपके भी तज्जिए ऑल टाइम चल रहे होते हैं, फिर यू आर फुल टाइम आपकी सारा मामला है। सो हाउ डज़ इट फील कि एक रिलैक्सेशन होती है या प्रेशर होता है ईद के त्यौहार के मौके के ऊपर भी कि अच्छा नहीं, सारी जिम्मेदारियाँ भी अदा करनी है? तो जो तज्जिए होते हैं वो एक ऑन गोइंग एक एनिग्मा, एक ऑन गोइंग प्रेशर है, क्योंकि हालात चेंज होते रहते हैं। तो उस लिहाज से एक टेंशन होती है, बिकॉज जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। कई तो हवाई फायर कर देते हैं, हवाई फायर का वक्त नहीं है। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स, सो यस टेंशन होती है, बट अदरवाइज यू नो आप ये ऐसा ईद का प्रोग्राम, इट्स मोर रिलैक्सिंग, यू नो, इसके अंदर यू नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग इन पर्टिकुलर एक्सेप्ट ईद। So I think that helps a lot. तो कुर्बानी के लिए ज़ाहिर है जब मर्द हज़रात पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये वाली ईद पे आदमियों का ज़्यादा काम होता है कि कसाई ढूंढना है और फिर उनके साथ एक लंबा चौड़ा मामला होता है। तो आप कंफर्टेबल रहते हैं या नहीं? आपने ये जिम्मेदारी से थोड़ी किया हुआ है मैंने ब्रेक? देखें जी, मैंने और हमारे पूरे पाकिस्तान ने हमने कुर्बानी तो उनकी ले ली है 5 रफ़ाइल उड़ा के, और कितनी कुर्बानी? 6 है, 6 कर लें, 6 हो नहीं गए। इंशाल्लाह 6 और भी करेंगे। तो ये कुर्बानी एक टोकन हमने है। इज्तिमाई कर लिया कहीं ना कहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। बेहतरीन। अब चूंकि हमारे से कोऑर्डिनेटर साहब भी बैठे हुए, सर खालिद साहब, ये इन्होंने जिस कुर्बानी का जिक्र किया है, हम बड़े खुश थे। मैं अभी आपके साथ यही बात करी थी ऑफिस में कि आई वाज डूइंग ट्रांसमिशन एट दैट टाइम, और वो ज़ाहिर है पेट्रियाटिज़म हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसको कहते हैं ना, वो जो हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं और हम जब कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो वो और ज़्यादा जागता है पेट्रियाटिज़म। और मुझे उस ट्रांसमिशन में रियलाइज़ हुआ कि हाउ हैप्पी आई वाज कि ये सारा मामला, वी वर एक्चुअली कॉन्फिडेंट अबाउट इट, लेकिन चूँकि आप सर्व भी कर चुके हैं फोर्स में एंड यू नो दैट फीलिंग कि आप लोगों के लिए कितना ये मोटिवेशनल होता होगा ये सारा मामला। देखिए, बहुत दोनों कुर्बानियाँ फ़र्ज़ हैं। पहली बात तो ये है, एक एक्साइटिंगली है और एक नॉट एक्साइटिंगली। एक्साइटिंगली ये वाली है जो हम कर रहे हैं, वो एक्साइटिंग इसलिए नहीं होती कि ऑब्वियसली मैं दुश्मन पर, अगर मैं फाइटर पायलट हूँ और या जिन लोगों ने वो शूटिंग की है उन्होंने बाय चॉइस नहीं किया, बाय कंपल्शन किया। बिल्कुल ठीक। वी डोंट शूट टू टेक अ प्लेयर, टेक अ काउंट, या हम कोई काउंट नहीं करते, कोई गिनती नहीं करना चाहते, कोई हेजमनी नहीं करना चाहते, अपनी सुपरियॉरिटी नहीं दिखाना चाहते, हम इंटरनेशनली रेलेवेंट नहीं रहने के लिए करते। हम करते हैं जब ऑब्वियसली एक सोवरेनिटी को कोई चैलेंज करेगा, आज़ादी को चैलेंज करेगा, तो इट्स एन ऑब्लिगेशन, फिर फ़र्ज़ हो जाता है। वो मैं अक्सर मेरे चैनल पूछते थे उन दिनों में जब ये बैक टू बैक चल रहा होता था कि व्हाट डू यू फील लाइक इफ़ यू वर द फाइटर पायलट, जो सामने आता है उसको मारते वक्त।
मैं उनसे कहता था, ऑन द लाइटर नोट ही कहता था, आज ईद है तो लाइटर ही रखनी चाहिए। तो मैं उनसे कहता था कि मुझे उससे नफरत नहीं है जो सामने आता है, बट उनसे बड़ी मोहब्बत है जिनको पीछे छोड़ के आए। वाह 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 वाह। तो देखिए मेरा ये सारे फाइटर पायलट्स का यही है, या जो भी सेलर्स और सोल्जर्स जो भी फुट पे हैं, टैंक्स में हैं, सबमरीन्स में हैं, तो ये ऑब्लिगेटरी होता है, दोनों में फ़र्क है। और अब तो ये ईद की वजह से बड़ी अच्छी ब्रेक मिली हुई है आपकी वजह से चैनल की, हम लोग लाइटर बातें कर रहे हैं। पहले जितने चैनल होते थे सवाए शूटिंग के, जहाज़ कौन सा मारा, कैसे मारा, रेडार कैसे हो गया, तबाही क्या मचाई, तो आज बड़ी अच्छी बात है, खुशी है कि आज रिलैक्सिंग है, आपने बुलाया और एक अच्छे माहौल में तो अच्छे लोगों आपकी के ईद पे नॉर्मली क्या प्रैक्टिस होती है? जाहिर है सर्विस में आपकी एक डिफरेंट ईद होती होगी, अब आपके लिए मुख्तलिफ होता है, अब ज़्यादा फैमिली टाइम होता होगा। सर्विस में बड़ी डिफरेंट होती थी। सर्विस में तो पता ही नहीं होता था ना कि ड्यूटी होती थी। जब पूरा पाकिस्तान ईद मना रहा होता था तो हम एक ADA कहते हैं उसको, एयर डिफेंस अलर्ट, अच्छा, वी हैड टू बी एन अलर्ट, किट पहनी होती थी। ओके। वो जो CO साहब होते थे वो उनकी बेगम मेहरबानी करती थी तो वो घर से मिठाइयाँ या सेवियाँ भेज देती थी। हाँ। और जो दोस्त मैरिड होते थे उनके घरों से गोश्त आता था क्या बन बात के, है। लेकिन होते हम किट में थे। अच्छा, TV शिवी देखे, हेलमेट रखा होता था, जब भी हुटर बजता तो खाना वाना छोड़ के भाग के जाना। ईद वाले दिन भी ऑफ कोर्स ये होता था। ओके। तो वो ईद बिल्कुल डिफरेंट होती थी और ख़ास तौर पर छुट्टी का बड़ा कम कॉन्सेप्ट होता था। अब रिलैक्सिंग है। आफ्टर दैट ऑब्वियसली वो जो आपने कहा मर्दों की ड्यूटी होती है, लेकिन क्योंकि एयरफोर्स ने मैनेजमेंट बड़ी अच्छी सिखाई थी, तो अब कई दिन पहले बकरे का रेंज हो चुका होता है, कई दिन पहले कसाई को कहा जाता है 8 बजे आके, तो अब वो मैनेज हो जाता है, वो मैनेजमेंट स्किल अप्लाई कर रहे हैं, कुर्बानी पे भी अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है डिसिप्लिन तो वैसे आपको फोर्स कोई भी हो सिखाती है इन जनरल भी। नाज़िर साहिबा, जैसे अभी डिस्कशन हमारी चल रही थी कि सियासतदानों के लिए भी बड़ा मौका होता है, ज़ाहिर है पूरा टाइम आप हल्के की सियासत कर रहे हैं या आपके मुख्तलिफ मामला चल रहे होते हैं, ऐसी ईद के त्यौहार के मौके के ऊपर ख़वातीन घरों में ज़रा होती हैं, तो आप घर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं प्रॉपर? पहले तो ये होता था कि आप घर में भी जा रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों में जा रहे होते हैं, आप लोगों से मिल रहे होते हैं, आप दावतों पे जा रहे होते हैं। बट आफ्टर जब आप एक सियासतदान बन जाते हैं, जब जिन लोगों से आप वोट लेते हैं और जो लोग आप पर एतमाद करते हैं, फिर आपकी फ़ैमिली वो बन जाती है। हाँ। फिर वो फैमिली, फिर वो दावतों पे जाना, गेट टुगेदर्स करना, वो बहुत पीछे रह जाता है। ईद का क्योंकि एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें लोग, आपकी आवाम जो आपको वोट करती है, वो फिर एक्सपेक्ट करती है कि जिनको हमने वोट किया है, हमारा लीडर हमारे सामने होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। उनके बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, उनकी खुशियाँ भी होती हैं, तो हमें अपने डेरे पे बैठना होता है। कंपैरिजन के पिछला और अब का अगर, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा हैक्टिक होता है। पूरा दिन डेरे पे बैठना, लोगों को टाइम देना, उनके साथ एक ईद मनाना, और फिर ईद के 3-4 दिन तक रश लगा रहता है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है पिछली और इस ज़िंदगी में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फाइज साहब, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया ईदों में, त्योहारों में? देखिए, ईदैन जो हैं, ये दोनों त्यौहार, ख़ास तौर पे ईद कुर्बान जो है, मुसलमानों के लिए तो इसमें एक पैगाम है ही। इंसानियत के लिए जो कुर्बानी का मैसेज है वो बहुत बड़ा, बहुत पायदार है और बहुत दिलों में बस जाने वाला है। इस पर मुझे एक इंशा का शेर याद आता है। मीर साहब से ख़ुसूसी तौर पे इसके लिए तवज्जो चाहूँगा। बड़ा अभी शौहरों की बात चल रही थी कि उनकी भी कुर्बानी होती है ईद के दिन, तो वो शेर है कि ये अजीब रस्म देखी कि बरोज़ ईद कुर्बान वही ज़िबह भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। तो हमारे अमूमन शौहरों की और खावंदों की भी कुर्बानी दी जाती है घर पे। अच्छा, नहीं, अब मैं ये सवाल करूँगी, अब चूँकि मैं खातून हूँ, अब ये शौहरों की बात हुई है, तो अब मुझे फारिस साहब ये बताएं, क्यों हर शायर के अशार के अंदर, उसकी पोइट्री, सारे मामले में शौहर बेचारा क्यों है? मुझे ये थॉट प्रोसेस जानना है। देखिए, हर शरीफ शौहर जो है वो बेचारगी के आलम में ही रहता है। वो बेबसी और कसम पुरसी और नादारी के आलम में रहे भी तो अपने घर वालों पे उसका इफेक्ट, उसका असर आने नहीं देता। So he is kind of a wall in front of the entire family to save them from all sort of bad things. Absolutely, yeah. तो इस हवाले से कुर्बानी देना पड़ती है, वक्त की भी, एनर्जी की भी, तवज्जो की भी, लगन की भी, और बहुत मेहनत के साथ, बहुत तसलसल के साथ काम करना पड़ता है। जैसा अभी हमारे सीनियर ने बताया, आई ऑल्सो बिलोंग टू एयरफोर्स एज वेल। तो जहाँ पे आप जिस भी ड्यूटी में हों, आपको वो तवज्जो लाजमी तौर पर देना पड़ती है, चाहे आपकी फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली हो या आपकी फैमिली, आपकी नेशनैलिटी, कौमियत वाली फैमिली हो। उनको बचाने के लिए आपको अपने वक्त की भी कुर्बानी देना पड़ती है, अपनी ज़ात की भी कुर्बानी देना पड़ती है। आई सो एग्री विद दैट, डेफिनेटली। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और वैसे ऑन अ लाइटर साइड, हम हमेशा जो शायर होते हैं ना, उनके
खातून हमेशा जालिम दिखाई होती है, आदमी हमेशा बेचारे दिखाए होते हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा बड़ी क्यूरियोसिटी मुझे हो रही थी। अच्छा जी, अली अब्बास चूँकि हमारे साथ मौजूद है, अली का ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो अली आपकी ईद, आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मैं एक गांव से हूँ और वहाँ जैसे हमारा एक ट्रेडिशनली एक फैमिली मिलना जुलना, हमारे दोस्त अहबाब इकट्ठे होना, वही जो पुराना बचपन में हम एक ईद गुजारते थे, सारी रात सोया नहीं जाता था, एक्साइटमेंट में जागते रहते थे, जब सुबह नमाज का टाइम आता तब ईद नींद आ जाती थी। तो इस तरह की एक रूटीन, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी वहाँ दोस्तों से मिलना, फैमिली को टाइम देना। तो जो कुर्बानी का फर्ज है बहुत सारे लोग खुद भी करते हैं, तो आप उनमें से हैं कि खुद कुर्बानी ऑब्वियसली के मैं मामले को? बिल्कुल मैं पूरा हमने एहतमाम किया होता है बाकायदा। कसाई तो हमारे हमसाया ही है। वैसे वो उसको कसाईयों को ढूंढना भी तो एक आर्ट होती उसको भी बड़ा वाकई एक दो दिन वो कहता है सेकंड डे करें जी, आप फर्स्ट डे मैं बिजी हूँ, इस तरह का भी होता है। तो वो सारा एहतमाम पे ख़त्म, और फिर कुछ जो बांटना होता है या कुछ रिश्तेदार फिर आ जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है। चलें जी, अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए ईद आसान। अच्छा मीर साहब, अभी जैसे हम डिस्कशन भी कर रहे थे, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि आपने क्रिकेट भी खेला है और क्रिकेट के अंदर भी जब प्लेयर्स के साथ आप मुख्तलिफ कंट्रीज़, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, तो आप जब इंटरैक्ट करते हैं बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हम हमेशा देखते हैं कि जो अभी रीसेंट एपिसोड भी हुआ, इसके अंदर भी इंडिया के साथ हमने, हालांकि अच्छे टर्म्स हैं, क्रिकेटर्स आपस में नज़र आते हैं, जब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वाई स्पोर्ट्स एंड एवरी अदर स्पोर्ट्स गेट अफेक्टेड बाय सच कॉन्फ्लिक्ट्स? वेरी गुड क्वेश्चन इन द सेंस, पाकिस्तान में हमें कोई नहीं कहता कि आप जाके किसी की बुराई करो या बुरा भला किसी को कहो। हिंदुस्तान की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल, तो मैं हैरान हूँ। मैंने सुनील गावस्कर के साथ क्रिकेट खेली है, काफ़ी औरों के साथ क्रिकेट खेली है। मैं हैरान हूँ कि उनकी ज़बान किस तरह चेंज हुई। बिल्कुल, मैं सुनील से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है कि अगर वो नहीं करेंगे, वो जावेद अख्तर का मैंने सुना है, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ हूँ मैं बिल्कुल, कि इस तरह की बातें। लेकिन वो दहशतगर्द हैं, ये जो लोग हैं ये दहशतगर्द हैं हिंदुस्तान में। अगर आप बात नहीं करेंगे, ये आपके घर पे आरएसएस के बंदे भेज देते हैं, आपको तड़ियां देते हैं, यानी पेट्रियोटिज्म को साबित करने के लिए दे हैव टू। वहाँ कोई पेट्रियोटिज्म नहीं है। अच्छा, वहाँ किस तरह पेट्रियोटिज्म होगी कि उनका जो सिपाही है उसको राशन मिलता है, रम, ये शराब होती है, वो शराब पी के आपसे लड़ता है, वो उसका उसके कैंटीन के अंदर होता है वो। अब आप मुझे बताओ कहाँ गई पेट्रियोटिज्म तुम्हारी? ये लोग लड़ने वाले नहीं हैं। आप देखो हमारे ये काउंटर साहब बताएंगे, आप देखो कि कितनी जंगें हुई हैं, ये हमसे कितने नंबर पे ज़्यादा हैं। हमने कैसा इनका जवाब दिया, मुझे बताओ। तो ये जो लोग हैं, ये अफसोस है मुझे, मजबूरी है इनकी, मजबूरी है, आदत से मजबूर हैं। और पर्टिकुलरली ये जो मोदी है, इसने सबको अपनी गोदी में रखा हुआ है। और ये मुझे इसकी समझ नहीं आती है कि हम चाय की बात करते हैं, शायद ये अच्छी चाय बना देता है इधर आके, लेकिन ऑनेस्टली बड़ा स्पॉट ऑन डिस्कशन गाइस। ये कुछ ऑफ एयर हमारा जोक चल रहा था और ये अब लंबा हो गया, अभी ऑन एयर तक आ गई ये बात। अब थोड़ी देर बाद ये बात आगे तक निकल जाएगी। नहीं, अब हम कॉफी पे जाएंगे। अच्छा जी, नहीं देखें, हमारे दिलों में कुछ नहीं है। मैं सारी उम्र बाहर इंडिया के साथ, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ खेलता रहा हूँ और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रहा है, अच्छे दोस्त हैं। बदकिस्मती से इनकी जो नेशनल पॉलिसी है वो हेट्रेड की है। वो इनकी फिल्में देखो, बड़ी प्यारी फिल्में बनाते हैं, प्यार मोहब्बत, गाने, ये वो फलाना। लेकिन जो फाइटिंग या फाइटर वाली टाइप मूवी होती है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ एंटी पाकिस्तान बयानिया इनका। ये देखो, ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट निकाला है।
जब अमेरिका की और रशिया की कोल्ड वॉर होती थी, हर मूवी के अंदर रशिया को मार पड़ती थी। वो बनाते थे, ये प्रोपेगेंडा होता है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है कि जी उनका फाइटर पायलट है, ये है, वो बेचारा टब च नहीं जा सकता फाइटर पायलट आ गए वो। तो ये सब प्रोपेगेंडा इसमें हमें नहीं करना चाहिए। खास जिससे अभी इन्होंने बात की कि वाकई इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, और इस सारे एपिसोड के अंदर ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट भी हुआ है, हमने देखा है जिन्होंने जिस अंदाज में उसको पोर्ट्रे किया गया, उन्होंने अपनी नेशन के अंदर, वी हैव इंडियन फ्रेंड्स जो कि हमारे साथ इन कांटेक्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नेशनल पॉलिसी को हेट और उसके अंदर इतना ज़्यादा कर दिया है कि आप पीपल अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं तो वो आपसे कोई ऐसी अजीबोगरीब इलॉजिकल हेटेड वाली बात करेंगे कि यू आर सरप्राइज्ड कि दे वर आर फ्रेंड्स। बट वही बात है कि मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि कभी ये दोस्त नहीं बन सकते आपके। सो दैट्स हाउ आई फील, एंड एज अ सर्विंग ऑफिसर आपने जब सर्व भी किया, हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद मुझे अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए किसी मुल्क से नफरत ज़रूरी नहीं है। वाह, ना थी ना आज है। बड़ी खूबसूरत बात मुझे है। कोई कहे अगर कि भाई तुम हुब्बुल वतन या मुहब्बे वतन हो या पैट्रियट हो, तो मैंने ये नहीं करना कि मैं उस वक्त होऊंगा, क्योंकि जब तक मैं गाली नहीं दूंगा, मुझे कोई नहीं कहता। मैं थ्रू आउट चैनल्स पे जाता रहा हूँ एस्केलेशन के दौरान में मुझसे लोग पूछते थे राफेल कैसा जहाज है, मैंने कहा रिस्पेक्ट दैट एयरक्राफ्ट, इट्स एन एयरक्राफ्ट। उड़ाने वाले का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल उसका जो जज्बा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्ज किया कि मेरा प्रोफेशन नहीं है फाइटर फ्लाइंग, मेरा पैशन है। पैशन है। अगर आप जॉब सीकर हैं तो एयरफोर्स नहीं है जगह, आपने नौकरी के लिए करना है। मैं एक कॉज के लिए करता हूँ, जो कॉज आपको इंस्पिरेशन देती है। सैलरी तो मुझे नहीं देती है, कंपनसेट नहीं करती है। देखिए, हमने जब भी कंपेयर करेंगे, जो पीजे साहब कह रहे थे कि उधर ये उनको कोटा मिलता है और जब तक आप गाली नहीं देंगे, देखिए मेरे लिए गाली का क्राइटेरिया ही नहीं है, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री से एग्जांपल देता हूँ, लड़ने की वजह क्या होती है। देखिए 1954 से 1975 तक वियतनाम और अमेरिका की जंग हुई थी, 21 साल। 58,000 अमेरिकन मारे गए थे उस जंग में, 33 लाख वियतनामी मारे गए थे। लुक एट द रेशो, 66 टाइम्स ऑलमोस्ट लेस है। ठीक है, तो अगर इतना कम रेशो है, अमेरिका फिर भी हार गया। वो 33 लाख जाने देकर भी उन्होंने अमेरिका को वापस भेज दिया। क्यों? अमेरिकन लड़ रहे थे रीजनल हेजमनी, थोड़ा इंडिया से रिलेट कीजिएगा, रीजनल हेजमनी, रेलेवेंट रहने के लिए इंटरनेशनली, अपनी ग्लोबल रेलेवेंस रखते। अमेरिका उसका कोल्ड वॉर थी, बिल्कुल ठीक। अभी इंडिया भी वही कर रहा है। वियतनामीज लड़ रहे थे अपने कॉज के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए, हम भी आज वही कर रहे हैं। तो वो 33 लाख देके हमें कुर्बानी से तो डर ही नहीं लगता। लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आई वुड लव टू डाई फॉर माई कंट्री, बट आई वुड लाइक माई एनिमी टू डाई फॉर हिज कंट्री। That's the real spirit, I guess. ये बड़ी अच्छी बात है। I want my enemy to die for his country. Good approach. अच्छा लाई साहिबा, जाहिर है सियासत, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमने सारे सिनेरियो में देखा है, हम सब भूल गए कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था एज ए नेशन। इवन मैंने पॉलिटिशियंस की तरफ से भी चंद एक को छोड़ के बड़े रीजनेबल और बहुत सेंसिबल स्टेटमेंट्स देखे हैं। इवन अता तारड़ साहब की मैं बात करूँ, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि इमरान खान भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम अपने इस नेशनल फोरम से कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज नहीं देंगे। सो आपको इस सारे एपिसोड के अंदर कैसा लगा कि जो पेट्रियाटिज़म है, जो कि एक यूनिटी है, हमने देखी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी? मैं इस पर कहूँगी कि जहाँ तक बात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की होती है, आपस में हमारे ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, ज़ाती अना हो सकती है, सियासी अना हो सकती है, लेकिन ये हमारे मुल्क के अंदर का मसला है, इसको हम मिल के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हमारे मुल्क की आएगी, पाकिस्तान की आएगी, तो अगर उसमें यूनिटी नहीं होएगी, उसमें एक कौम नहीं होगी, तो कभी भी आप सिर्फ एक जंग क्या, कभी भी किसी भी महाज पे नहीं लड़ सकते, कभी भी किसी महाज को जीत नहीं सकते। और जो जहाँ तक बात जंगों की होती है, जंगें हमेशा कौमें लड़ा करती हैं। इस दफ़ा बात पाकिस्तान की थी, बिल्कुल इस दफ़ा जितने भी पॉलिटिशियंस थे, आप यकीन करें जितने भी ज़ाती इख्तलाफात थे, लेकिन जब बात हमारे मुल्क की थी, सारे हम एक साथ बैठे थे और हम इस चीज़ पे खड़े थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो हमारे नीचे वर्कर्स थे, चाहे हमारी मीडिया टीम्स थी, चाहे हमारा सोशल मीडिया था। ख़ान साहब जेल में बैठ के हमारे बहुत इख्तलाफात हैं और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब जंग की बात आई, ख़ान साहब ने कहा कि इस टाइम ये वो टाइम नहीं है, हम खड़े हैं, हम इस टाइम हमारी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। और उन्होंने जिस तरीके से माशाल्लाह
इस पूरी जंग को जीता है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। बिल्कुल है। तो यहाँ पर बात जब पाकिस्तान की आएगी ना, तब आप यकीन सब करें एक तब हैं। सब एक होंगे, तब हम सब एक खड़े होंगे। एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमने ये सबूत दिया है कि इस सारे मामले के अंदर वी स्टूड यूनाइटेड। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं एक्सपीरियंस की इंटरनली भी, हमारी पॉलिटिक्स हो, हमारी इकॉनमी हो, हम बड़े चैलेंजेस से दो चार हैं, लेकिन हमने ये चैलेंजेस कहीं भी अपनी इस सारे रिटालिएशन के अंदर नहीं फेस करने, मतलब एक्सप्रेशन या उसका इम्पैक्ट नहीं आने दिया। फारिस साहब, शौरा का या हमारे जो सिंगर्स होते हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे मौक़ों के ऊपर, और हमने पास्ट के अंदर भी देखा है, चाहे तहरीक आज़ादी है या जो भी है। मैं चाहूँगी आज ज़रा इसी मुनासबत से अगर आप हमें कुछ अता करें। देखिए, ईद के मौके पे मैं सबसे पहले तो एक शायर के तौर पे एज एन ऑफिसर ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे, ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हम उस अजीम हस्ती के उम्मती हैं कि जो दुश्मन पे गालिब आने के बाद उनको मुआफ़ कर दिया करते वाह थे। वाह। तो हम उस सुन्नत पर चलेंगे कि हमने दुश्मन को जहाँ थप्पड़ रसीद करना था कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम अमन के, मोहब्बत के, यगानगत के, इत्तेहाद के और अच्छे भाईचारे और पड़ोसी होने का सबूत देने के कायल हैं, और इसी बात पर माइल रहेंगे हमेशा। हमारी स्टेट पॉलिसी भी यही रही है, हमारे शहरी भी अमन पसंद और मोहब्बत पसंद है। मैंने इसी हवाले से एक कुछ गज़ल के अशार कहे थे कि जो बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत वायरल हुई, 5-6 चैनल्स ने उस पर पैकेजेस बनाए, उसके अलावा 8-10 कॉलम निगारों ने उसको शेयर किया इंडिया में, और यहाँ पर दोनों जगह उस पर 2 गीत बनाए गए। तो मैं कुछ अशार उसके पेश करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से। हमारे लिए भी यही पैगाम है और हमारे पड़ोसी के लिए भी कि बहुत से काम रहते हैं हमारे भी तुम्हारे भी, बहुत से काम रहते हैं हमारे भी तुम्हारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं हमारे भी तुम्हारे भी, खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, बड़े मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, पड़ोसी यार जाने दो हंसो और मुस्कुराने दो, पड़ोसी यार जाने दो हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, और भला इकबाल व गालिब का कहाँ बंटवारा मुमकिन है कि ये सांझे असासे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, अगर नफ़रत ज़रूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों परिंदे दाना चुगते हैं तुम्हारे भी हमारे भी। और आखिरी 2 शेर हैं कि चलो मिलकर लड़ें हम तुम जहालत और गुर्बत से, चलो मिलकर लड़ें हम तुम जहालत और गुर्बत से, बहुत सपने अधूरे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, और संभालें इनको मिलजुल कर सिखाएं फ़न मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी, इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फारिस, इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फारिस, यही 2-4 कस्बे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत तो मेरा वहाँ इंडिया में उन्होंने भी बड़ी अच्छी शेर व शायरी की है। ये आफ्टर दिस डिबैकल उनका जो जहाज़ों का हुआ है, उन्होंने कहा है कि वो गाना हमारा ही है कि चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात हुए। तो जो एयरफोर्स वाले हैं ना, वो कहते हैं तू चल तो ऐसी आए तू चल ऐसी आए ये अच्छा है, क्योंकि और फिर जोक सब ऑनर आना शुरू हो गए, इसको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। चिंदैन फारिस साहब है, नादिया साहिब है, अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है। ईद का त्यौहार है तो आपकी खूबसूरत आवाज में कुछ सुनना भी है। मैं एक चीज़ आपको सुनाता हूँ, एक कलाम है सूफी, जरूर पेशे खिदमत। जरूर। क्या